हेलो भाई, नमस्कार। आज हम फिर से ओली बोर्ड का वीकली जो सैटरडे संडे को फ्री लाइव मॉक टेस्ट होता है सीजीएल प्रीलिम्स का, उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। उसके मैथ सेक्शन का जो भी 25 क्वेश्चंस हैं उसको हम बताएंगे कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। तो आपके सामने 51 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैथ का है। तो आपके सामने देखिए क्या क्वेश्चन है। एक संख्या n जो है 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो पूछ रहा निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। कथन एक दिया है n स्क्वायर हमेशा एक विषम संख्या से विभाजित होता है, और दूसरा जो दिया हुआ है n के मानों का योगफल जो है 56 से कम है जब n का मान जो है 15 से बड़ा और 30 से छोटा लिया जाता है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे एक एकदम बेसिक एग्जांपल अपने अनुसार मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहे, ठीक है ना। बोल रहा है n एक संख्या जो है n जो है 2 से विभाजित है लेकिन 4 से नहीं है। n कौन संख्याएं हो सकती है जो 2 से विभाज्य होगी लेकिन 4 से नहीं। तो n का मान यहाँ हो सकता है मेरे भाई 2 हो सकता है, 2 से डिवाइड है लेकिन 4 से नहीं। अब क्या हो सकता है, अब 6 हो सकता है। क्या 4 हो सकता है? 4 बिल्कुल नहीं होगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोला 4 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो ये तो 4 बिल्कुल भी नहीं लेंगे, 6 ले लेंगे। ठीक। अब जो है कौन 8 क्या होगा। 8 2 से डिवाइड तो हो जाए लेकिन 4 से भी हो जा रहा है, लेकिन हमको 4 से डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 8 नहीं तो 10 होगा ना। 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से नहीं, फॉलो कर रहा है। फिर इसी कितना का सीरीज 4 का बन रहा है तो फिर 14 आगे हो जाएगा। अब इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हम 2-3 एग्जाम्पल अपने से लिख कर वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए बोल रहा है n, अब जो है कथन 1 जो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है n स्क्वायर हमेशा एक विषम संख्या से विभाजित होता है। n का मान इतना लिखे ना, ये सब n का मान। इसका स्क्वायर देख लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 196 हो जाएगा। क्या यह n स्क्वायर जो है क्या हमेशा एक विषम संख्या से विभाजित होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या विषम संख्या से होती है? विभाजित नहीं हो रही। ये हो रही है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी शायद नहीं होना चाहिए 16। बिल्कुल ये हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, ये विषम संख्या से विभाजित हो रही है लेकिन सभी विषम संख्या से विभाजित नहीं हो रही है ना। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है ना वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा को बोल रहा है स्टेटमेंट कि n के मानों का योगफल जो है 56 से कम है, लेकिन कंडीशन है जब n का मान जो है 15 से बड़ा और 30 से छोटा लेंगे। तो n का मान जो है 15 से बड़ा लेंगे तो आगे देख लेते हैं। ये 14 आया, फिर 18 आएगा मेरे भाई, फिर आएगा 22 आएगा, फिर 26 आएगा, अब फिर 30 आएगा। लेकिन अब बोल रहा है n का मान जो है 15 और 30 के बीच लेना है। 15 से बड़ा और 30 से छोटा। 15 से बड़ा ये 18 हो जाएगा, एक 22 हो जाएगा, एक 26 हो जाएगा। 30 नहीं होगा क्योंकि 30 से छोटा बोल रहा है लेने के लिए। यानी ये 3 जो नंबर है ना, इन तीनों का योग क्या 56 से कम है? देखते हैं चेक करके। 18 22 40 40 26, ये सभी का जोड़ है ना 66 आ रहा है। 56 से कम है? नहीं, 56 से अधिक है। 56 से अधिक है तो बोल रहा है कि योगफल 56 से कम है लेकिन 56 से अधिक है, तो गलत हो गया। ये भी स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट ये 2 जो है ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आया? तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा मेरे भाई। 52 नंबर क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसके अलावा, इस क्वेश्चन के अलावा एक और मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। देखिए बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक ना, त्रिज्या होगा 3.5 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे क्या होगा।
मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ, त्रिभुज की त्रिज्या, त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या या बाह्यवृत्त का त्रिज्या क्या होता है उसका फॉर्मूला पहले देख लीजिए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या किसी भी त्रिभुज की, लिख लीजिएगा, किसी भी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर 2a/p होता है मेरे भाई, ये याद रखना। यहाँ स्मॉल r लिख देते हैं, 2a/p होता है, ठीक है ना। जहाँ r तो पता है इन रेडियस अंतःवृत्त का, इसलिए स्मॉल r से डिनोट किए। a मेरे भाई यहाँ एरिया हो जाएगा त्रिभुज का, p जो है पेरीमीटर हो जाएगा यानी परिमाप, ठीक। अब जो है यहाँ पर एक और बाह्यवृत्त का त्रिज्या, अब किसी भी त्रिभुज का बाह्यवृत्त का त्रिज्या भी निकालना हो मेरे भाई, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, तो r बराबर कैपिटल R बराबर हो जाएगा ABC/4a, ठीक है ना, ABC/4a याद रखना, ठीक है ना। जहाँ a जो होगा वो ABC जो है त्रिभुज की भुजा होगा, ABC और जो भी त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया रहेगा, ठीक है ना। और a जो है यहाँ पे एरिया होगा पता है, r जो है कैपिटल R, बाह्य रेडिया मतलब आउटर रेडियस जो होगा ना, बाह्य त्रिज्या, ठीक है ना। वो फिलहाल हमको अंतः त्रिज्या दिया हुआ है, तो अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे, r बराबर 2a/p, r बराबर 2a/p लगाएंगे। तो r का मान कितना है मेरे भाई, 3.5 का मतलब 7/2 है, इतना लिख सकते हैं, 3.5 ही है तो 7/2 तो लिखते हैं। 2a/p, 2 × a नहीं पता है, p जो है पेरीमीटर आपका 30 दिया है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 15। अब a का मान 105/2 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 1 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भाई। एरिया पूछ रहा है, एरिया ही तो पूछ रहा, तो एरिया 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये पता हो गया। अब देखो बाह्य रेडियस से भी पूछेगा तो बता देना, ठीक है ना। 2 ट्रिक बता देंगे, एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल बता देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। 44 नंबर क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बताएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन इसलिए नहीं किए क्योंकि 53 माफ़ कीजिएगा 53 कर चुके हैं। अब देखिए इस टाइम एंड वर्क में एक चीज़ याद रखिएगा, वो मैं बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं जिनको नहीं पता है, टाइम एंड वर्क जब भी रहेगा ना तो इसका फॉर्मूला एक अप्लाई करना है, m1 × d1 × h1 बराबर बटे समथिंग, ठीक है ना, बराबर m2 × d2 × h2 बटे समथिंग 1 समथिंग 2 जो भी कर लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर m जो है मैन आदमी रहेगा या कोई मशीन रहेगा, वहाँ m1, फिर d1 यहाँ डे रहेगा, h1 आवर रहेगा, बटे समथिंग, उसके बाद कुछ भी रहेगा, ऊपर याद रखना आदमी रहेगा, दिन रहेगा और घंटा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, जो भी होगा उसके बाद नीचे होगा, ठीक है ना, समथिंग कुछ भी रहे। देखो इस क्वेश्चन में ये बता देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ बराबर m2 × d2 × h2, यहाँ दूसरा मैन रहेगा, फिर दूसरा दिन लगेगा, फिर दूसरा आवर जो भी लगेगा वो, बटे दूसरा चीज़ कोई भी होगा वो यहाँ पे लिख देना नीचे में, यानी ऊपर याद रखना यही 3 चीज़ रखाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो भी चीज़ आएगा नीचे होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है n, यदि n पुरुष n दिन तक प्रतिदिन n घंटे काम करके n इकाई कार्य पूरा कर सकते हैं। देखिए n पुरुष, तो इस फॉर्मूला में बैठाएंगे n मैन n है तो m1 की जगह n, d कितना लेता है n, d1 हो जाएगा n गुने h1 कितना लेता है n घंटा, फिर n लिख देंगे मेरे भाई। फिर क्या बोल रहा है कि n इकाई कार्य पूरा कर सकता है, n इकाई, उसके बाद 3 चीज़ के अलावा चौथा कुछ भी रहेगा नीचे लिखाएगा, इकाई 9 इकाई n इकाई
कार्य पूरा कर सकता है, तो यहाँ n लिख देंगे, ठीक है ना। या बोलेगा काम का 3/4 भाग पूरा करता है, तो यहीं पे 3/4 लिख देते हैं कि नहीं, नीचे में, ठीक है ना, ऐसे करना। अब बराबर m2 क्या है, m है, यहाँ पे m2 m इंटू d2 कितना है मेरे भाई, d2 जो है m हो जाएगा। फिर जो है h2 कितना है मेरे भाई, m है, m घंटा। फिर जो है कार्य करके कार्य की कितनी इकाई पूरा करेगा, कार्य की कितनी इकाई पूरा करेगा हमको नहीं पता, मान लेते हैं k ही है, ठीक है ना। अब देखो इसको काटो, कैसे क्या क्या होगा, n कैंसिल हो गया। अब k का मान ही पूछ रहा है, k का मान यहाँ लिख सकते हैं, k बराबर m 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो m³ हो जाएगा मेरे भाई, ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो n इंटू n n² हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। तो जो है ना, कार्य कितनी इकाई पूरा होगा, m³/n², ठीक है ना। जो भी ऑप्शन है वो मिला लीजिए, ऐसे होगा। याद रखिए ये 3 चीज ऊपर होगा, और जो भी चीज रहेगा, इकाई रहेगा, कार्य का इतना भाग करता है या फिर 40% काम करता है, सब नीचे लिखाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये लिख दिए मेरे भाई। आपके सामने 55 नंबर क्वेश्चन है, ये रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस लिखा हुआ बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। देखिए बोल रहा, कक्षा 3 के छात्रों को 3 अलग अलग सेक्शन A, B, C में इस प्रकार बांटा जाता है कि अधिकतम छात्र वर्ग A में जाते हैं, जबकि न्यूनतम छात्र वर्ग C में जाते हैं। यदि सेक्शन A, B एंड C में छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है जो 5:4:1 तथा सेक्शन A में छात्रों की संख्या 35 है, तो सेक्शन B और C के छात्रों के बीच अंतर। मेरे भाई इतना महाभारत भी नहीं लिखा रहता ना, पूरे रामायण महाभारत, यहाँ तक कि अधिकतम छात्र वर्ग A में जबकि न्यूनतम छात्र वर्ग C में जाता, बस इतना दे देता ना, इतना से ही समझ जाते हैं सबसे ज़्यादा छात्र तो A में ही होगा, सबसे कम जो है C में ही होगा। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा हूँ, यदि सेक्शन A, B, C में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना तथा सेक्शन A में छात्रों की संख्या इतना है, यानी सेक्शन A में यानी 5 का वैल्यू जो है 35 दिया है मेरे भाई, 5 का वैल्यू 35 दिया हुआ, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और B और C के छात्रों के बीच का अंतर, B और C के बीच छात्रों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 का अंतर, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा। बस यही पूछ रहा था, बस कोई दम था इस क्वेश्चन में, बस लिखा हुआ था, इसे डरना नहीं था, लड़ना था, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर जो है 53 साथियों, ग्राफ का क्वेश्चन है, माफ़ी चाहता हूँ उसको नहीं बताया, ठीक है ना, वो कर लीजिएगा, बहुत इजी है मेरे भाई। 56 नंबर क्वेश्चन एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और बनाइए खुद से। बोल रहा है, यदि किसी संख्या n को 85 से विभाजित करने पर 73 शेषफल बचता है, ठीक, तो जब समान संख्या n को जो है 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसको आप देखते ही क्या कीजिएगा कि n संख्या को, n को जो 85 से विभाजित करने हैं तो 73 शेषफल, तो आप 85 माफ़ कीजिएगा 85 प्लस 73 को जोड़िएगा, वो संख्या मिल जाएगा, ठीक है ना, वो संख्या मिल जाएगा। उसके बाद उस संख्या को फिर 17 से डिवाइड कीजिएगा, यानी n मिलेगा, तो फिर n को 17 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसको एक तरीका बता रहा हूँ, जब भी किसी संख्या n को कोई भी नंबर से विभाजित करता है ना, तो शेषफल कुछ भी बचता है, और जब वही सेम नंबर को है ना दूसरे कोई भाजक से विभाजित किया जाता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहला भाजक जो है ना दूसरे भाजक से जब पूर्णतः, पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से जब पूर्णतः विभाजित हो जाता है मेरे भाई, तो उस रिमाइंडर में है ना इस दूसरे भाजक से डिवाइड कर दीजिए, और जो रिमाइंडर बचता है वही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। जब पहला, इस तरीके का क्वेश्चन है ना, जब पहला
भाजक जो है ना दूसरे भाजक से डिवाइड होता है, यानी भाग लग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, ये सब कुछ नहीं देखना है, सीधे जो उस पहला भाजक का जो जो भी रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर में इस दूसरे भाजक से डिवाइड कर देना है, और जो बचेगा रिमाइंडर वो आंसर आ जाएगा। सीधे हम 17 को माफ कीजिएगा 73 को हम 17 से भागा देंगे मेरे भाई, तो 17 चौका 68, तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है ना, 5 रिमाइंडर बच जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, जो बोलें फिर से आप वीडियो बैक करके आप देखिए, नहीं तो आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए बेसिक मेथड से क्या कीजिएगा, एक n संख्या जब 85 से विभाजित करते हैं तो 73 शेषफल बचता है, यानी वो संख्या n का मान हो जाएगा 85 प्लस n बराबर लिख देते हैं 85 प्लस 73, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा, 8 सब 15, 158 वो संख्याएं होगी, n का मान 158, जिसको 85 से भाग करने पर 73 शेषफल बचता है, ठीक। अब यही समान संख्या यानी n यानी 185 को ही 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 17 153 होता है, तो 5 यहाँ भी शेषफल बचता है, ठीक, यहाँ भी शेषफल बचता है। आप ऐसे कीजिए बेसिक मेथड से आपका जो है, नहीं तो फिर ये आपको ट्रिक लॉजिक बताएं, ट्रिक बताएं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। मेरे भाई एक और क्वेश्चन मेंसुरेशन का है आपके सामने, 57 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का है, दूसरे का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। पहले सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ कर देते हैं, समझने के लिए आसानी होगी, घनाभ पहले बना देते हैं कि नहीं, ये घनाभ है मेरे भाई, ठीक। और इस घनाभ के 3 आसन्न फलक जो है ना उसका जो है क्षेत्रफल दिया हुआ, 3 आसन्न फलक गौर कीजिएगा 3 डायमेंशन के हिसाब से, ठीक है ना। ये एक फलक हो गया, आपको मैं रेड मार्कर से मार्क करके बताता हूँ, ये एक फलक हो गया मेरे भाई, ठीक है ना, एक ये फलक, इसका क्षेत्रफल मेरे भाई 64 है, कोई मान लेते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और एक बीच वाला है मेरे भाई, इसका जो है, ठीक है ना, एक टेबल मानिए, एक तरह से बॉक्स है, ठीक है ना, बॉक्स, तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं 96 होगा। और जो एक जो है मेरे भाई ये हो गया, ये एक आगे वाला मान लेते हैं, ठीक है ना, एक आगे वाले का इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं इसका 16 मानिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और ये 64 मान लीजिए, ठीक। अब जो है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, 3 का क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हुआ होगा, लंबाई गुने चौड़ाई हुआ होगा, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 16 है। फिर इसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई हुआ होगा, माफ़ कीजिएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हुआ, या तो फिर अब जो लीजिए ऊंचाई ले नहीं, इसको पहले ये करिए, ये पहले इसको ले लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई ले लेंगे मेरे भाई, 96 हो जाएगा। अब जो है ये क्या लेंगे, लंबाई इंटू ऊंचाई ले लेंगे, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, लंबाई इंटू ऊंचाई बराबर 64। अब ये ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई होगा, ये भी चौड़ाई, और ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, यानी चौड़ाई इंटू ऊंचाई जो है वो हो जाएगा 16। अब आयतन पूछ रहा है, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, L इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच स्क्वायर, बराबर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 96 इंटू 64 इंटू 16, ठीक। अब आयतन पूछ रहा, आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, इसका L इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर है ना, बराबर उतना करेंगे, 96 इंटू 64, डायरेक्ट हम कर सकते हैं लेकिन समझाने के इतना लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एल बी एच बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आयतन ये तो इस पे रूट चल जाएगा, तो रूट 96 इंटू 64 इंटू 16। अब देखिए, अब ये 64 का 8 आएगा बाहर, आएगा ना, इंटू इसका 16 का 4 आएगा।
और 96 का कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 16 छक 96, 16 गुने 6, तो 16 का भी एक 4 आ जाएगा बाहर, 6 अंडर रूट में रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 गुने 8 128 √6 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में पूछा, इसका आयतन जो है ये हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर तीनों का फलक का क्षेत्रफल दिया है, उसी अनुसार किए, बहुत इजी, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। मेरे भाई 58 नंबर क्वेश्चन एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर, तो इसकी माध्यिका पूछ रहा है वो किसके बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो देखिए, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, आपको हम त्रिभुज एबीसी है, इसका परिमाप 42 है, तो सभी भुजा 14 होगा, तो इसका 14 होगा, इसका भी 14 सेंटीमीटर, इसका भी 14 सेंटीमीटर। माध्यिका क्या होता है मेरे भाई, माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है ना, तो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। लेकिन माध्यिका ये माध्यिका यहाँ नहीं भी बोलता, सिर्फ ऊंचाई बोलता तो माध्यिका ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई सेम होता है। ठीक है ना, कि सभी भुजाएं बराबर होती है ना, तो यहाँ माध्यिका निकालने का फॉर्मूला या ये ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला सेम ही होगा। लिखिएगा √3/2 इंटू ए होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 है, तो यहाँ √3/2 है, √3/2 इंटू ए का मान कितना होगा मेरे भाई, 14 होगा, तो हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। ठीक है ना, ऊंचाई बोले ये माध्यिका बोले, ठीक है, नहीं तो आप पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते, ये 14 ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7√3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, आपके सामने फिर एक क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू है, पी को कुल वैध मतों के 75% मत मिलते हैं। ठीक, यदि मतदाताओं की कुल संख्या जो है 12,800 है और मतों की कुल संख्या में से 15% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो क्यू को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखिए, किसी भी चुनाव में जब वोट होता है तो उसको 100% मान लिया जाता है, और 100% वोट चाहे जितना हो, मान लेते हैं 100% वोट जो है पड़ा है। ठीक है ना, मतदाताओं की कुल संख्या दिया हुआ है, ये भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 100% और मतों की कुल संख्या में से 15% अवैध घोषित कर दिया जाता है, 100 में से 15% अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक, अब जो है बचता कितना है 85% वैलिड वोट बचता है। ठीक है ना, इनवैलिड ये हो जाएगा और ये वैलिड हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि पी को कुल वैध मतों के 75% मिलता है। अब वैध मत कितना 85%, इसका जो है 75% पी को मिलता है, तो क्यू को कितना मिलेगा मेरे भाई, क्यू को 25% मिलेगा वैध मतों का। ठीक, तो पूछ रहा है क्यू को कितने मत मिले, तो क्यू को कितना मत मिलेगा, इसका पहले 85% निकाल लेंगे। ठीक है ना, या तो 100 का, फिर इसको 100 नहीं मान के इतना ही कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में 128 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो देखिए इसको अब जो है यहाँ पर क्या होगा 100 का 85%। ठीक है ना, इसका 85% निकालिएगा, 100 का 85%, और इसको कितना, इसी का कितना 25% मिलता है, 25% का मतलब 25/100 या 1/4 करिए। ठीक है ना, अब टोटल वोट आप कितना माने 100। ठीक है ना, लेकिन असल में कितना था 12,800, कितना 128 टाइम्स इसका है ना, तो इसमें भी 128 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में, या तो आप 128 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, 2 शून्य 2 शून्य खत्म कहानी, ये 4 बार में कटेगा मेरे भाई, ये 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 4 दूना 8। अब 85 × 32 कीजिएगा तो कितना आएगा
85 दूना 170 आ जाएगा, 15 15 के 5 बाकी 8 3 24 1 25 शून्य 12 के 2 बाकी 1 7 इतना 2720 वोट मेरे भाई क्यू को टोटल वोट पड़ेगा, ठीक है ना, इतना पड़ेगा। अब यहाँ 100 हम मान लिए, ये ज़रूरी नहीं है आप 100 ही मानिए, टोटल वोट दिया है तो टोटल ही मान लीजिए, हम 100 हमारी आदत है इसीलिए मान लिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 है, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा सवाल है। इसको देखिए, आपके सामने P का मान दिया हुआ है और Q का मान दिया है, तो PQ -1 का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, P बराबर इतना है ना 1 + cos थीटा बटे साइन थीटा, इसको हम 1/sin थीटा, सभी को बारी बारी से डिवाइड करेंगे, 1/sin थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, P बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हो जाएगा ना, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और Q बराबर दिया हुआ आपके सामने जो है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, है ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, PQ से पूछ रहा है ना, तो PQ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, P इंटू क्यू बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा, A + B इंटू A - B क्या हो जाएगा, A² - B², यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ सीधे 1 लिख देंगे। अब क्या पूछ रहा है, PQ -1 यानी 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये कटकर 0 हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर 0 होगा। यहाँ समझ में PQ के टर्म में पूछ रहा है ना, PQ पहले निकालना पड़ेगा, P इंटू क्यू दोनों को मल्टीप्लाई हम जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, यानी A + B इंटू A - B, A² - B² होता है, तो A² यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस B² यानी कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, तो यहाँ P इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 - 1 तो 0 आंसर हो जाएगा, ठीक। साथियों फिर से 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है। देखिए ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है और आपके सामने है, इसको पढ़िए। एक दुकानदार बोल रहा है 6 वस्तुओं की खरीद पर जो है 3 वस्तु मुफ्त देता है और वह 10% की छूट भी देता है, लेकिन इसके बावजूद फिर छूट देने के बाद भी उसको 20% लाभ होता है, ठीक। तो पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो। सबसे पहले देखिए हमको चाहिए क्या, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस चाहिए और अंकित मूल्य मार्क प्राइस चाहिए, ठीक है ना। तो हम कॉस्ट प्राइस कितना होता है मान लेते हैं, तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, ठीक। और बोल रहा है कि 10% की छूट देता है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 रुपया होगा, और इसमें जो है 10% की छूट देता है, मतलब 90 में देता है, 10% छूट मतलब 90 में देता है, ठीक, 90 में देता है। अब देखिए जो है कितना वस्तु टोटल खरीदता है, देता है, ये 6 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, यानी 9 वस्तु वो बेच रहा है, 9 वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, 9 वस्तु की जो है मार्क प्राइस होगा। अब ये कॉस्ट प्राइस तो ये इसका 100 होगा है ना, तो 10% छूट देने के बाद ये मार्क प्राइस ही होगा, तो 9 वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 90 गुने 6 होगा। अब बोलिएगा 90 गुने 6 की 90 गुने 9, 90 गुने 6 ही होगा मेरे भाई, 3 को मुफ्त में देता है ना, फालतू देता है, यानी 9 वस्तु की कीमत दे रहा है 6वें वस्तु के रुपया में, ठीक है ना, 6वें वस्तु का जितना कीमत होता है, और 6 वस्तु की कीमत जो है, एक वस्तु की कीमत 90 रुपया होता है, 10% छूट देता है, ठीक है ना। तो 9 वस्तु की कीमत 90 गुने 6 हो जाएगा, 3 इसमें इसलिए 9 होगा, 9 वस्तु 3 बढ़ा 3 एक्स्ट्रा दे रहा है ना, फ्री में दे रहा है, तो इतना हो गया 9 वस्तु की कीमत। तो एक वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा, एक वस्तु की कीमत निकाल लेते हैं,
ये हो जाएगा 60, ठीक 60, ये जो है 60 होगा, 60 होता है। लेकिन वह फिर भी जो है ना, ये सब जो है ना, ये सब मार्क प्राइस है, ठीक है ना, ये सब मार्क प्राइस है। ये 60 रुपये में देने के बाद भी उसको कितना होता है, 20% का लाभ होता है, ठीक है ना, 20% का लाभ मतलब 120 होता है। तो 1 बराबर कितना होगा, 2 होगा, तो 100 बराबर कितना निकाल लेंगे, 200, ठीक 200 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या माने थे, वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 था और अंकित मूल्य कितना आ गया, 200 आ गया। तो ये 1:2, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक है, ऐसे बनाना है। अब एक और क्वेश्चन 62 नंबर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स इसी में ऐसे ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं, टाइम भी लग जाता है और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना। इसको कुछ नहीं, आराम से करना एकदम कूल माइंड के साथ। सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास का नियम पढ़े ही होंगे, पहले ऑफ का इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 7 सही 1/3 है ना, डिवाइड का साइन है, फिर 2 सही 1/2, फिर ऑफ का मतलब का, फिर इसका कर देंगे कितना 8/5, ठीक, -3/8 -1/7 गुना 7/4 -5/24, ठीक, इतना करेंगे। अब देखो 22/3 होगा, ये जो हो जाएगा भागा है ना 5 इसको हम लिख सकते हैं ना 5/2, 5/2 यही लिख देते हैं। अब इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 40/10 होगा, तो अब डिवाइड है तो ऊपर 10/40 होगा, गुना करके लिख देते हैं 10/40 -3/8, ये कट जाएगा 7 -1/4 -5/24। अब देखो इसको काटेंगे 4 बार में, 2 11, तो 11/6 -3/8 -1/4 -5/24, एलसीएम लेंगे तो 24 होगा और 44 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 6 15 5 20, 44 + 20 गया 24/24 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कट के, ठीक है, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है ना। फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम का है। इसको देखिए कितना आसानी से करते हैं हम। बोल रहा 3 पाइप है, ए बी और सी जो है किसी टैंक को जो है ना भरता है, और तीनों पाइप को उस टैंक को भरने में एक को लगता है 21 घंटा, दूसरे को लगता है 28 घंटा और तीसरे को जो लगता है 42 घंटा। तो सभी 3 पाइपों को 8 घंटे के लिए पहले खोला जाता है और उसके बाद जो है ना पाइप ए और सी को बंद कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए, यानी पाइप 8 घंटे के लिए तीनों खुलता है, उसके बाद पाइप ए और सी को बंद कर दिया जाता है, तो बी कंटिन्यू चालू रहता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा टोटल टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले इसको हम रेशियो मेथड से वही करेंगे, पहले लिख लेंगे टैंक ए, टैंक बी और टैंक सी, ठीक। टैंक ए को लगता है 21 घंटा, तो 21 घंटा लिख लेंगे। टैंक बी को लगता है 28 घंटा, 28 घंटा लिख लेंगे। टैंक सी को कितना लगता है मेरे भाई 42 घंटा, ठीक, इतना लिख लेंगे। अब देखो इसका एलसीएम आपको निकालना है, तो इसका एलसीएम हम क्या निकालेंगे 84 आ जाएगा, 84। अब इसको जो है इसका इफिशियंसी निकाल लेंगे इन तीनों का, ठीक। इफिशियंसी इसका 4 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 3 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 2 हो जाएगा। अब देखो इतना हो गया, यहाँ तक हम करके छोड़ दें।
अब बोल रहा है सभी 3 पाइपों को 8 घंटे के लिए खोला जाए। देखिए ए की इफिशियंसी पर आवर 4 लीटर है, बी की इफिशियंसी पर आवर जो है 3 लीटर है, सी की इफिशियंसी पर आवर 2 लीटर। यहाँ समझ में आया ये सब? ये जो है ना टाइम जो है ना, टाइम का एलसीएम जो लेते हैं ना, वो एलसीएम जो है टोटल कैपेसिटी निकल जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए टाइम इनटू इफिशियंसी टोटल कैपेसिटी होता है, टाइम एंड वर्क में बताए हैं। तो अब देखिए बोल रहा है सभी 3 पाइप को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, तो सभी 3 पाइपों का इफिशियंसी कितना होगा, जोड़ लेते हैं। इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो टोटल इफिशियंसी 9 के एफिशिएंसी एक साथ काम करेगा, तो 9 के एफिशिएंसी से करेगा, इस 8 घंटे के लिए वो काम करेगा, तो 9 गुने 8 करेंगे, इतना लीटर वो भर देगा, यानी कितना हो जाएगा, 72 लीटर वो भर देगा, ठीक है ना। लेकिन अब कितना बचा हुआ है, अब बचा है 12 लीटर, 84 भरना है, 72 भर देता है 8 घंटे के लिए यदि तीनों नल खुला रहता है। तो बचता है 12, तो 84 माइनस 72 करेंगे तो 12 बचता है। अब 12 बचेगा मेरे भाई, 12 भरना है, और अब ए और सी को बंद कर दिया जाता है, तो बचता है चालू कौन रहता है, तो बी रहता है चालू। बी कितने की इफिशियंसी से भरता है, बराबर 3 की इफिशियंसी, तो 12 लीटर इसको भरना है, 3 की इफिशियंसी से भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, 3 से डिवाइड मार देंगे, 4 घंटा लगेगा यहाँ पर, ठीक। अब बोल रहा टाइम को भरने में लगने वाला कुल समय पूछ रहा है, तो कुल समय कितना लगा, पहले 8 घंटा तीनों मिलके भरा, फिर अबरी जो है इस बार केवल बी भरा, तो बी कितने देर में भर दिया, 4 घंटे में, तो 4 घंटा लिख देंगे। टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 घंटा टोटल लगेगा भरने में, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को बनाने में।